एक तरफ वर्बल रीजनिंग है जो आपके स्कोर को बनाती है और दूसरी तरफ है नॉन वर्बल रीजनिंग। तो इसे आप कभी भी इग्नोर ना करें क्योंकि आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सभी टॉपिक्स जो कि यूके ट्रिपल एससी ने अपने सिलेबस में लिख कर दिए हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 से लेकर 12 तक नॉन वर्बल रीजनिंग में हम पढ़ने वाले हैं, जहां पर दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से लेकर समरूप आकृतियों का समूहीकरण जैसे टॉपिक्स शामिल हैं। सभी टॉपिक्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स से ही कलेक्ट किए हैं और कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से भी इसमें ऐड किए हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को समझा सकूं। तो चलिए देखते हैं आपके कितने टॉपिक्स हैं जो यहाँ से कंप्लीटली तैयार हैं, और मेरे साथ क्वेश्चंस को पहले से ही लगाने की कोशिश करना ताकि आपको ये आइडिया लगे कि आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन कितनी बार गलत करके आए हैं। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। और यहाँ पर देखो किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि जब दर्पण को नीचे दिए गए अनुसार mn पर रखा जाता है, ये एक लाइन है, यहाँ पर हमने मिरर को रख दिया, तो कहा जा रहा है कि तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। अब देखो जनरली यहाँ पर दो तरीके के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। एक तरीका तो वही है दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन आपने देखा होगा जो घड़ी का आता है, जिसमें हमसे कोई टाइमिंग दी जाती है और उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग हमें देखना होता है कि दर्पण में देखने पर घड़ी क्या समय बताएगी। तो वो तो आपको याद है कि आप उसको क्या करते हैं, 12 बजे में से या फिर 11:60 में से माइनस कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, तो नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए देखो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर देखो आपको दिख रहे हैं अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट, है ना। अगर अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट आपको दिख रहे हैं तो उनके दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाने आने चाहिए। अब दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, जैसे ऐसे मान के चलो ये ए है, तो ए के अगर मैं इधर साइड में मिरर लगाऊं तो इधर साइड में ए बनेगा इस तरह से, है ना। लेकिन अगर बी के साइड में यहाँ पर मिरर लगाते हैं ऐसे, तो बी बनेगा उल्टा इस तरीके से। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट की। तो आपको प्रैक्टिस करनी है ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट जो भी हैं उनकी मिरर इमेज कैसे बनती है। तो मिरर इमेज में देखो ज़्यादातर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है। ऐसे मान के चलो आपने कभी देखा होगा डेली सुबह जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं, मिरर के सामने खड़े होते हैं, तो आपने देखा होगा कि मिरर के पास में जितनी दूर आप खड़े हैं तो उतनी ही दूर अंदर उसकी इमेज बनती है ना। और अगर आप धीरे-धीरे पीछे जाते रहें तो आपने देखा होगा कि आपकी इमेज भी पीछे की साइड में मूव करती है। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा कि मिरर से जितनी दूरी पर आप खड़े हैं, मान लो सपोज़ ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अगर ये 1 मीटर की दूरी है तो इधर भी 1 मीटर ही होगा। इस कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चल गया कि मिरर में, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पर mn मिरर रखा हुआ है, तो अगर मैं h को कहूँ तो h की इमेज सबसे लास्ट में बनेगी और इस तरह से बनेगी। ऐसे ही फिर e है तो e की सेकंड लास्ट इमेज होगी जो उल्टा बन जाएगा। तो आप ये देखो कि इस तरीके के ऑप्शंस भी आपको दिख रहे होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको पहचानना होगा कि कैपिटल लेटर्स में ए से लेके जेड तक की इमेज कौन कौन सी कैसे कैसे बनती है, और स्मॉल में भी ए से लेकर जेड तक की जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाने उनके आने चाहिए। अब देखो जैसे यहाँ पर अगला आर आएगा तो आर मुझे ऐसे बनाना है, ठीक है। अगर डी आएगा तो डी जाहिर सी बात है ये ऐसे बनेगा। अगर 7 आएगा तो ये ऐसे बनेगा, और परसेंटेज आएगा तो ये ऐसे बनेगा। अब आप ये देखो कि ऐसी कौन सी इमेज है जो इस सबसे मैच कर रही है। तो इसके जैसी आपको दिख रही होगी ऑप्शन ए वाली इमेज, तो ऑप्शन ए ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो यहाँ पर ना जो चीज़ मैंने बताई आपको वही ध्यान रखनी है कि मिरर से जितनी डिस्टेंस पर हम खड़े हैं उतनी ही डिस्टेंस पर हमारी इमेज बनेगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस नॉन वर्बल रीजनिंग के आसानी से सॉल्व कर लोगे। इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो आपसे कहा है कि mn पर ही मिरर रखा है, तो आप बताइए दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसा बनेगा। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब आपको बनाने के लिए आपको यहाँ a दिख रहा है, अगर स्मॉल a दिख रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि a की इमेज इस तरह से बनेगी। और इस तरह की इमेज देखो किस में है, पहले वाले में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथे वाले में है। तो इसका मतलब चौथा वाला ही इसका सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पर हम ऑप्शन एलिमिनेशन को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आपको इमेज बनाना ज़रूर सीखना है कि किस तरह से किसकी इमेज दिखेगी, क्योंकि उससे क्या होगा, आपकी विजुअल पावर बढ़ेगी और उससे आप सीधे देखते ही आप उसको मार्क कर देंगे। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपका ऑफलाइन पेपर होता था, तो आप क्या करते थे, जहाँ पर मिरर है वहाँ से पेपर को फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर नाखून से घिस दिया, और घिसने के बाद में उसकी इमेज दिख जाती थी। या फिर आपके पास क्लॉक है तो क्लॉक के शीशे में आपने देख लिया, है ना। ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अब क्या है, क्लॉक भी बाहर रखवा देते हैं और पेपर भी आपका कैसा है, ऑनलाइन है। तो इस सिचुएशन में आपकी आँखों से ही देखकर इमेज बनानी आनी चाहिए, मतलब आपकी विजुअल पावर ऐसी हो कि आपको ये जितने भी अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं इनकी
मिरर इमेज और वाटर इमेज, क्योंकि इसके अगला टॉपिक जो है वो वाटर इमेज का ही है, तो ये दोनों ही आपको बनानी आनी चाहिए। और इसी के साथ में नंबर्स भी आने चाहिए कि जैसे 1 2 3 4 5 6 ये 9 तक के वो हैं नंबर्स, तो उन नंबर्स की मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनती है। जैसे देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये कहा गया है कि बताइए मिरर वहीं पर रखा है और आप दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसा बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे स्टार्टिंग में एट द रेट है और सबसे लास्ट में क्या है, आर है। तो आपको पता है सबसे लास्ट में आर ही बनेगा और इस तरह से बनेगा। तो आप देखो कि आर यहाँ पर रियल वाला बना है, इसका मतलब डी ऑप्शन तो नहीं होगा। मैंने क्या काम किया, एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। अब इसको देखो, जब एक ही हम इमेज बनाएंगे तो ए इस तरीके से बनेगा और इस तरह का ए देखो यहाँ पर भी है। यहाँ पर तो है नहीं ऑप्शन ए में, तो ए को हमने एलिमिनेट कर दिया। अच्छा, बी में है और सी में भी है। अब हमने यहाँ से दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। इसके बाद में देखो डी को, अगर डी को मैं बनाऊँ तो ये इस तरीके से बनेगा बी के जैसा। अब आप ये देखो कि बी के जैसा इसमें दिख रहा है कि इसमें दिख रहा है, तो हम कहेंगे कि भाई बी में दिख रहा है। इसका मतलब सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, बी। इसलिए बी हम मार्क करेंगे। तो अक्सर यहाँ पर ऐसा ही होगा कि आप इमेज बनाइए और उसी के बेस पर एक-एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दीजिए। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी यही कहा है कि बताइए इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो आपको पता है ये सबसे स्टार्टिंग में ई लिखा है, तो ई जो है इधर की साइड में इस तरीके से बन जाएगा और ऐसा ई देखो 9 के जैसा यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, बट यहाँ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। इसके बाद में देखिए अगला क्या है, अगला ए है और ए की जो मिरर इमेज है वो ए के जैसी ही दिखेगी, जबकि देखो सी ऑप्शन में तो इसे उल्टा बनाया है, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर इसके बाद में 7 को देखो, तो 7 जो है हमारा इस तरीके से बनेगा और इस तरह की इमेज देखो दोनों में ही दिख रही है। फिर 3 है तो 3 भी ऐसा ही दिख रहा है, तो हमें डी से पता चलेगा कि डी कैसा बनेगा। अब डी मिरर में देखने पर हमें बी के जैसा दिखेगा और बी के जैसा हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो ए ही जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी दिखेंगे जिसमें मिरर की पोजीशन चेंज कर देगा। तो ये एक तरीके का वाटर इमेज आपको दे रखा है और रियल इमेज आपसे पूछा गया है। तो आपको वही चीज़ ध्यान रखनी है। देखो यहाँ पर ये इस तरीके से 5 बना हुआ है। अगर मैंने मिरर यहाँ पर लगाया, है ना? तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ मिरर के पास में है वो मिरर के पास ही रहेगी। देखो ये लाइन मिरर के पास है तो यहाँ पर पास में ही रहेगी, ठीक है? अब ये वाला जो कर्व है ये सबसे लास्ट में दूर बना हुआ है, तो ये कर्व यहाँ पर भी सबसे लास्ट में दूर बना हुआ होगा। और ये वाली लाइन इसको कनेक्ट कर रही है तो ये वाली लाइन इसको कनेक्ट करेगी। इस तरह से आपको इमेज बनानी आनी चाहिए और इस तरह की इमेज हमें कौन सी वाली दिख रही है, ऑप्शन सी, मतलब सी ही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, तो उसमें कहा है यदि छायांकित रेखा पर एक आईना रख दिया जाए, आईना का भी मतलब क्या है, दर्पण ही है या मिरर ही है। तो आपसे कहा जा रहा है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी दी गई आकृति की सही छवि होगी, मतलब कौन सी इमेज बिल्कुल करेक्ट होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको क्या शुरू करना है, आप ये देखो कि मिरर के पास में क्या है और दूर क्या है। तो देखो ये वाली जो लाइन है ये यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ की, ठीक है। फिर इसके बाद में दो ट्राइंगल बने हैं, तो ट्राइंगल की इमेज ट्राइंगल के जैसी ही दिखेगी कुछ इस तरह से। अब देखो ये जो मिरर से दूर वाला ट्राइंगल है उसमें एक और ट्राइंगल है, तो मिरर से दूर वाले ट्राइंगल में एक और ट्राइंगल हमने यहाँ पर बना दिया। इतनी इमेज हमारी तैयार हो गई। ऐसे ही देखो नीचे की साइड में क्या हो रहा है, तो नीचे की साइड भी दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, इस तरह से हमने ये ड्रॉ कर लिए। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये इससे मिल रही है ऐसे, है ना। और ये वाली जो लाइन है ये इससे मिल रही है ऐसे। और इस वाले में ये देखो छोटा सा एक ट्राइंगल और बना हुआ है, तो ये जब छोटा सा ट्राइंगल इधर साइड में हम बनाएंगे तो ये कैसे दिखेगा हमें, क्योंकि ये पास में है तो पास वाले से दूर की तरफ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। अब देखो हमने आधी से ज़्यादा इमेज तो तैयार कर ली, तो आप चेक करो कि किस में ये ऐसा होगा। तो देखो यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है ये, ठीक है, इसकी वजह से मैंने बी ऑप्शन को हटा दिया। ऐसे ही सी में भी देखो यहाँ पर ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसको भी मैंने डी को भी रिमूव कर दिया यहाँ से। बचते हैं हमारे पास दो। अब देखो इसमें यहाँ पर ट्राइंगल बना था नीचे की साइड में, जो कि ये वाला है। देखो यहाँ ये छोटा सा है ना, इसको मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है। और इसमें देखो यहाँ पर बना हुआ है, जबकि इसके अंदर नहीं है, तो ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। आपको क्या करना है, एक छोटी सी इमेज अनुमानित अपने आप से यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है, बिल्कुल स्केल में नहीं बट थोड़ी थोड़ी सिमिलर हो, और फिर उसके बेस पर एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आप ट्राई करो। यहाँ पर कहा है कि छायांकित रेखा पर आईना रख दिया गया है, आप बताइए कौन सी छवि सही होगी। तो देखो इसमें जो इमेज बननी है वो इधर साइड में बनेगी ऐसे करके। तो जब हम इधर साइड में इमेज बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट हमारा अभी भी वही है कि जो मिरर के पास में है वो पास में बनेगा और जो दूर है वो दूर बनेगा। तो आप ये देखो कि ये वाला जो शेप है जो इस तरह से बना हुआ है,
ये पास में है तो पास में ही बनेगा। अब ये देखो कि ऐसी हमारे पास कौन-कौन सी शेप है, चारों ही शेप में इसी तरीके की फिगर है। तो अब हम दूसरी चीज़ क्या देखेंगे कि इसके अंदर भी कुछ बना हुआ है ऐसे करके, है ना? और तीसरी चीज़ क्या है कि एक लाइन भी है, जो लाइन यहाँ पर ऐसे करके दिख रही है। तो आपने ये पहचाना कि ये वाली जो शेप है, ऐसे करके ऐसे बनी हुई है और इस तरह की शेप देखो इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, इसमें भी दिख रही है, लेकिन इसमें नहीं दिख रही। तो इसका मतलब मैंने डी ऑप्शन को यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। फिर इसके बाद में अगली फिगर ढूँढो। अगली चीज़ क्या है जो यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ है, ठीक है? ऐसे करके ऐसे, है ना? ये इस तरह से बना हुआ है और इसमें भी बीच में एक लाइन है ये वाली। अब आपको ये पता है कि मिरर के साइड वाला हिस्सा यहाँ कलर किया हुआ है, तो मिरर के साइड वाला हिस्सा मैंने यहाँ पर भी कलर कर दिया। इस तरह से ये इमेज हमारी बन गई, ठीक है? अब इसके जैसा देखो कि ये जो शेड मैंने किया है ब्लैक कलर का, इसके जैसा कौन-सा पार्ट हमें दिख रहा है? तो आप कहोगे कि देखो सी में तो नहीं दिख रहा है नीचे की साइड में कुछ ऐसा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और जो ए है उसमें लेफ्ट साइड में है ये वाला पार्ट, तो ये भी एलिमिनेट हो गया और डी हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन-सा होगा? बी ऑप्शन, तो बी ही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट जो था, सेकंड पार्ट में क्या है? वाटर इमेज। ये जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का सेकंड पार्ट है, जो सिलेबस में दिया हुआ है उसमें लिखा है वाटर एंड मिरर इमेज, है ना? तो मैंने वाटर इमेज को यहाँ से अलग से समझाया है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कुछ भी नया नहीं है। क्या चीज़ है? वही जो इमेज हम बना रहे थे, जैसे हमने ए को बनाया और इधर की साइड में मिरर लगाया तो उसका इमेज हम इधर बना रहे थे, है ना? अब क्या होगा? मिरर नीचे की साइड में लगेगा और अगर मिरर नीचे की साइड में लगा है तो ये ऐसे उल्टा बनेगा। तो बस आपको दोबारा से किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि ए से लेकर ज़ेड तक के जितने भी लेटर्स हैं, उन सबको नीचे की साइड में, जैसे मान लो मैंने बी लिखा, तो बी के नीचे यहाँ पर मिरर लगाइए और ये कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। ऐसे ही मैंने सी लिखा, तो सी के नीचे यहाँ पर मिरर लगाइए, तो फिर कैसा दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा। ऐसे ही डी लिखा, तो डी के नीचे मिरर लगाइए, तो डी कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। तो आपको प्रैक्टिस करनी है कि ए से लेकर ज़ेड तक कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को अगर हम नीचे मिरर लगाकर देखें तो वो किस तरह के दिखेंगे और वही चीज़ उसकी जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी अपने माइंड में बना लो। वाटर इमेज के क्वेश्चन में होता क्या है? कुछ नहीं होता है खास, सिर्फ क्या चीज़ है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया है? एक मिरर लगा दिया है और मिरर लगाने के बाद में जाहिर सी बात है ये वाला जो टिप है ये मिरर से दूर की साइड में है तो दूर की साइड बनेगा और जो पास वाली लाइन है ये तो ये पास में बनेगी। तो बस आपको पता चल गया कि ये तो ट्राइंगल उल्टा बनेगा और उल्टे ट्राइंगल के ही चारों ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसके छोटे-छोटे पॉइंट्स को नोटिस करना होगा। जैसे देखो ये वाली जो लाइन है, अगर इस वाली लाइन को मैं देखूँ तो ये इस तरह से दिखेगी मुझे वाटर के अंदर, ठीक है? और इस तरह की कितने इमेजेस हैं? देखो ए तो नहीं है, बी भी नहीं है, सी और डी में इधर की साइड में ही है। फिर हमने देखना है ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो है इसमें सीधा हो जाएगा तो ये इस तरीके से दिखेगा और इस तरह से दिखेगा तो देखो दोनों में ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज़ है, ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ये पहुँचेगा ऊपर की साइड में यहाँ पर और यहाँ पर सर्कल मुझे डी ऑप्शन में दिख रहा है तो डी ही इसका करेक्ट आंसर है, सी को भी मैंने यहाँ से एलिमिनेट कर दिया। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो मिरर इमेज हम बना रहे थे साइड में मिरर लगाकर, है ना? वही चीज़ आपको क्या कर देनी है कि इस मिरर को अब हटाकर नीचे की साइड में यहाँ लगा देना है, ठीक है? और एक क्वेश्चन आता है क्लॉक के अंदर इसी वाले चैप्टर से, तो वहाँ पर हमें क्या करना होता है? वहाँ पर दिए गए समय को 18:30 या फिर 17:90 में से माइनस कर देना होता है और उसके बेस पर आप अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हैं जो वाटर इमेज और मिरर इमेज के हैं, ईज़ी होते हैं, आसानी से आप बना सकते हो। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रख के कि मिरर के पास में जितनी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी, है ना? अगर वो दूर रखा हुआ है तो दूर उसकी इमेज बनेगी। बस इस कॉन्सेप्ट के बेस पर एक-एक लाइन को आप बनाते जाओ और बनाने के बाद में एक-एक करके ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करके जो बचेगा वही आपका आंसर है। ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है कि बताइए विकल्पों में दिए हुए प्रश्न की पानी में छवि कैसी बनेगी? अब देखो यहाँ पर मिरर जो लगा है वो नीचे की साइड में यहाँ पर लगा हुआ है। तो इसके बेस पर जो इमेज हमारी नीचे बनेगी वो किस तरह की बनेगी देखो ज़रा। यहाँ पर ऊपर मैं बीच में एक साइन देख रहा हूँ जो राइट साइन ऐसे है ना? तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइन जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे करके, है ना? इसकी इमेज ऐसे बनेगी ना, इस तरह से। तो इसकी इमेज जो ऐसी है आप ये देखो कि कितने विकल्पों में इस तरह से दिख रहा है ये, मतलब ऐसे करके इस तरह से ये। तो ये वाली जो इमेज है देखो फर्स्ट में नहीं दिख रही, ये भी हटा दिया, इसमें भी नहीं दिख रही, ये भी हटा दिया, इसमें भी नहीं दिख रही है, ये भी हटा दिया। तो डी ऑप्शन ही बचा, वही हमारा आंसर है। मतलब एक छोटा-सा पॉइंट आप पकड़ लो और उसी पॉइंट के बेस पर सारा चेक करो
कि मतलब ये जो बीच का साइन मैंने पकड़ा तो उसके बेस पर चारों विकल्पों में क्या चीज़ दिख रही है, बनेगी उसकी इमेज या नहीं बनेगी। किसी भी चीज़ की इमेज दी जा सकती है, एक-एक छोटे-छोटे पॉइंट को पकड़ो और उसके बेस पर ऑप्शन एलिमिनेट करो, यही सबसे बेटर तरीका है। इसके बाद देखिए चैप्टर 2 जो दिया हुआ था हमें वो दिया है सीरीज़ का। अब सीरीज़ में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो ध्यान से सुनो। सीरीज़ के क्वेश्चंस जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि ये कन्फ्यूज़िंग भी होते हैं और प्लस इनमें मिस्टेक होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। क्यों होते हैं? मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर कहा है कि निम्न प्रश्न में दी हुई 4 आकृतियाँ एक श्रृंखला बनाती हैं। एक श्रृंखला का मतलब इसके बाद में ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला। एक पैटर्न बना रही हैं, परंतु उनमें से एक आकृति इस श्रृंखला के पैटर्न को अनुसरण नहीं करती है। मतलब इन चारों में से कोई सी एक ऐसी आकृति है जो पूरे पैटर्न को खराब कर रही है। तो आपको यही बताना है कि उस आकृति को पहचानिए जो खराब कर रही है। तो देखो यहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। एक-एक पॉइंट को पकड़ो और उसके अकॉर्डिंग देखो कि क्या मूवमेंट चेंज हो रहा है। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने इसको पकड़ा, ये जो स्क्वायर है इस कोने में बना हुआ था और इससे अगले में ये यहाँ पर पहुँच गया। तो हमने ये देखा कि इसका जो मूवमेंट है, वो कुछ इस तरीके से चला। मतलब कोई चीज़ पहले यहाँ पर थी और फिर यहाँ से जंप करके वो यहाँ पहुँच गई, ठीक है? तो अगला जो जंप उसका होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए क्योंकि एक ही प्लेस जंप कर रहा है वो, या तो 1 प्लेस जंप करेगा या 2 प्लेस जंप करेगा। तो यहाँ से देखो ये जंप करने के बाद में यहाँ पर आ गया, है ना? अब ये जो तीसरा प्लेस है, अगला जो जंप होना चाहिए था वो जंप होने के बाद में यहाँ पर आना चाहिए था, ठीक है? इसका मतलब जो अगली पिक्चर है डी में मुझे यहाँ पर स्क्वायर दिखना चाहिए था, बट मुझे नहीं दिख रहा है। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो लास्ट तक पहुँच गए, हमारे अकॉर्डिंग ये गलत है ना? बट और किसी को भी चेक करो, और किसी को हम चेक करेंगे तो कैसे? देखो, इस स्टार को हम ले लेते हैं, यहाँ देखो स्टार ये दिया हुआ था, इससे अगली इमेज में ये यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब ये जो जंप कर रहा है वो यहाँ से लेकर यहाँ पर जंप कर रहा है, तो इससे अगली इमेज में ये जंप करके कहाँ आना चाहिए? इस वाले प्लेस पर, लेकिन ये अगली इमेज में यहाँ पर तो नहीं है। इसका मतलब डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। और डी मुझे कौन से वाले में दिख रहा है? देखो इसके जैसी जो सेम इमेज है वो ऑप्शन ए में दिख रही है। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि इस पैटर्न को जो खराब करने वाली इमेज है वो ए है ना? अब कोई कहे कि इसमें यार कुछ ट्रायंगल बीच में से इंक्लूड हुआ था और यहाँ स्टार्टिंग में एस बी था। तो देखो हमें इसमें से वो वाली चीज़ें कलेक्ट करनी होती हैं या चेक करनी होती हैं जो चारों में आपको दिख रही हो, या फिर जिसका पैटर्न हम पकड़ सकें, है ना? हमें उनसे मतलब नहीं है, जो मतलब ऐसा नहीं है कि आप 100% सारी चीज़ों को ही चेक करें। अब जैसे ये वाला है, यहाँ पर था, फिर इसके बाद ये नीचे यहाँ पर आ गया, तो इसमें भी मुझे क्या पैटर्न दिख रहा है कि पहले यहाँ था, फिर जंप करके यहाँ आ गया, फिर इससे अगले में ये जंप करके यहाँ पर आ गया। तो देखो ये हमें यहाँ दिख रहा है, लेकिन चौथे वाले में ये है ही नहीं। अब है नहीं तो इसका मतलब कहाँ गया होगा? ये आना तो यहाँ चाहिए था, तो पैटर्न फिर भी डी। तो अगर 3 चीज़ों से हमने चेक किया और हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ मिस्टेक कर रही है, तो हम उसी को पकड़ लेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में कुछ चीज़ों से पैटर्न बन रहा होता है और कुछ चीज़ें उसमें से आती रहती हैं और गायब होती रहती हैं। फिलहाल आपको ध्यान यही रखना होता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ दे रखी है, वो कितने कदम चल रही है। मतलब या तो वो क्लॉकवाइज़ घूम रहा होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा होगा, और ये आपका लक है कि आपको पैटर्न एकदम से मिल जाए, क्योंकि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी आते हैं और ईज़ी क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में 5 चित्र दिए गए हैं और उसमें क्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पर देखो नीचे मार्क किया हुआ है। ये 5 पिक्चर्स हमारे पास हैं। ये कहा गया है कि ये 5 चित्र एक श्रृंखला बनाते हैं, मतलब इनमें कुछ ना कुछ सीरीज बन रही है। मतलब इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, फिर इस वाले के बाद में ये वाला और फिर लास्ट में ये वाला। इस तरह से ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि बताइए कौन सा वाला इस सीरीज के अंदर फिट नहीं बैठ रहा है। अब इसमें आप छोटी से छोटी चीज़ को पकड़ लो और उसी को देखो कि उसका रोटेशन किस तरीके से चल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ये शेडेड वाला पार्ट पकड़ लिया। अब देखो ये शेडेड पार्ट जो था यहाँ पर था और फिर इसके बाद में इसने एक बॉक्स ये वाला स्किप किया और इससे अगले वाले में कलर किया। तो देखो ये यहाँ पर हो गया, मतलब इसने एक बॉक्स एक बार में जंप किया है। फिर इससे अगले वाले को इसने इसे स्किप किया और इसमें जंप किया। तो देखो यहाँ पर भी है कलर, है ना? फिर अगली बार में ये इसको स्किप करेगा, नीचे वाले बॉक्स में कलर होगा, तो देखो नंबर 3 आकृति में यहीं पर कलर हो रखा है। तो नंबर 4 में क्या होगा, इस वाले बॉक्स को स्किप करके इसमें कलर होना चाहिए, तो देखो कलर यहाँ पर भी है। अब हमने यहाँ पर जो कलर वाला पार्ट लिया था, उससे हमारे ऑप्शंस भी एलिमिनेट नहीं हुए और हमें यहाँ से पता भी चल रहा है कि ये पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसका मतलब ये है, अब हमें कोई दूसरी चीज़ देखनी पड़ेगी और दूसरी चीज़ इसमें क्या दिख रहा है, एक्स। तो अब एक्स के प्लेस को नोटिस करो कि एक्स कैसे मूव कर रहा है। तो एक्स सबसे पहले देखो यहाँ पर था, फिर उससे अगली पिक्चर में यहाँ पर है, तो यानी कि एक ही प्लेस ऊपर मूव किया है। फिर इसके बाद में इसने यहाँ से 2 प्लेस जंप करके यहाँ पर पहुँच गया, तो ये यहाँ आ गया।
तो अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि पहली बार में इसने कुछ भी स्किप नहीं किया, दूसरी बार में 2 प्लेस स्किप किए हैं, अब तीसरी बार में ये कितने प्लेस स्किप कर रहा है? 3। कैसे? देखो, एक ये वाला बॉक्स, एक ये वाला बॉक्स और एक ये वाला बॉक्स, फिर ये यहाँ पर पहुँचा है, तो इसने अगली बार में 3 प्लेस स्किप किए हैं क्योंकि ये यहाँ से सीधे यहाँ पर जंप करके आया। तो अगली बार में ये कितने प्लेस मिस करेगा? 4, और 4 प्लेस मिस करने के लिए इसे आना कहाँ चाहिए? 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये यहाँ पर x होना चाहिए, है ना? और यहाँ पर x यहाँ पर देखो दिख भी रहा है कि ये यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसने पिछले वाला प्लेस ले लिया। इसका मतलब जो डी पार्ट है वही हमारा गलत है, और डी पार्ट गलत है तो हम कहेंगे ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी पर बेस्ड कुछ इजी क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है। तो देखो, इसमें कहा है कि आपको बताइए कि कौन सी आकृति इसमें अगली आकृति होगी। तो देखो, ये कितना आसान सा पैटर्न है कि सबसे पहले जो पॉलीगन बना है वो 3 साइड वाला बना है, यानी कि ट्राइंगल, फिर उसके बाद 4 साइड वाला यानी कि क्वाड्रिलेटरल, फिर उसके बाद में 5 वाला पेंटागन, फिर 6 वाला हेक्सागन, तो इसके बाद में 7 वाला क्या आएगा? हेप्टागन। और हेप्टागन हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए में। तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 साइड वाला है, तो 7 साइड वाला हमें यहाँ पर ए ऑप्शन दिख रहा है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर है। तो कई बार क्वेश्चन ईजी भी होता है, कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लगेगा। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 4 को, क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे ये कहा गया है कि भाई ये 4 चीज़ें दे रखी हैं, इसके बाद में जो 5वीं इमेज होगी वो बताओ कौन सी होगी। तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये पार्ट ऐसे था, ठीक है, और फिर ये ऐसे हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर ऐसे थी और अब वो ऐसे हो गई, तो ये कितने डिग्री घूम गई? 45 डिग्री क्लॉकवाइज, है ना? फिर इसके बाद में देखो, ये नीचे की साइड में है, मतलब ये यहाँ पर पहुँच गई, तो फिर से ये क्लॉकवाइज कितने घूमी? 45 डिग्री। फिर उसके बाद ये जस्ट नीचे, नीचे का मतलब यहाँ पर, तो फिर से ये कितनी घूमी? 45 डिग्री। तो इससे अगला जो पैटर्न होगा वो 45 डिग्री घूमकर ये इधर हो जाएगा, और इस तरह का एरो मुझे किसमें दिख रहा है? बी ऑप्शन में। अच्छा, जल्दबाजी मत करना, क्योंकि देखो यहाँ पर इस एरो के मुँह का भी आपको ध्यान रखना है कि किधर साइड में है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है और इसे मैं एंटी क्लॉकवाइज भी कंसीडर कर सकता हूँ, मतलब ऐसे करके फिर इधर साइड में ये, फिर इधर साइड में ये, फिर इधर साइड में ऐसे करके, है ना? तो फिलहाल ये क्लॉकवाइज घूम रहा था कि इसमें क्लॉकवाइज 45 डिग्री का रोटेशन है, तो रोटेशन के बेस पर हम इसमें ऑप्शन देख सकते हैं जो कि बी करेक्ट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो उसमें कहा है कि सही आकृति में से सही उत्तर का चयन करके दी गई आकृति की श्रृंखला को पूरा कीजिए। आपको बताना है इससे अगला पैटर्न क्या होगा। तो देखो, आपको पता है ये सारे के सारे हेक्सागन बन रहे हैं, तो हमें ऑप्शंस में भी हेक्सागन ही दिख रहे हैं, है ना? और जिस तरह के हैं वो सेम ही है, बस सिर्फ किस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर? इस डॉट की। ये डॉट कैसे मूव कर रहा है आप ये देखो। पहले ये यहाँ पर था, फिर इसने एक बॉक्स छोड़ दिया, अगले वाले में पहुँच गया, फिर इसने यहाँ से 2 बॉक्स छोड़े हैं और फिर ये यहाँ पर पहुँच गया। फिर अगली बार में ये 3 बॉक्स छोड़ेगा, मतलब 1, 2, 3, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद में ये छोड़ेगा 4 बॉक्स, मतलब 1, 2, 3 और 4, और कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। तो ऐसी कौन सी इमेज है जो इस वाले ट्राइंगल के अंदर डॉट लगा हुआ है? डी। तो इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको सीरीज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एनालॉजी। अब एनालॉजी के क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो भी आसान है। देखो कैसे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि नीचे दिए गए प्रश्न में 4 प्रश्न आकृतियाँ और 4 उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं। इसका क्या मतलब है? देखो, ये वाली जो हैं ये प्रश्न आकृतियाँ हैं और ये जो हैं ये उत्तर आकृतियाँ हैं। आगे कहा है कि प्रश्न आकृति की पहली आकृति दूसरी आकृति से एक निश्चित संबंध बनाती है। इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में किसी अच्छे तरीके से या किसी पैटर्न पर या कुछ भी हो सकता है, ये आपस में रिलेट करती हैं। और रिलेट करने के बाद कहा है कि उत्तर आकृतियों में से उस विकल्प का चयन करो जो प्रश्न चौथी आकृति के स्थान पर आ सकता है। मतलब ये थर्ड वाली है, तो आपको बताना है कि ये कैसे रिलेट करें। मतलब जो संबंध इन दोनों के बीच में होगा, पहले और दूसरे के, वही संबंध तीसरे और चौथे के बीच में होगा, तो आपको पता करना है कि कौन सी इमेज होगी। तो देखो, यहाँ पर ना बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। या तो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे होंगे, या फिर मिरर इमेज होगी, या फिर वाटर इमेज होगी। कितने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ बन सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करोगे, आपको पैटर्न नए नए मिलते जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक शेप है मेरे पास इस तरीके की, है ना, ऐसे करके और ऐसे करके, और इसमें कलर किया हुआ है। तो आप ये कहो कि ये वाली जो शेप है, फिर ये कैसी दिख रही है? इस तरीके से, है ना, ऐसे करके, और इसमें कलर है। तो ये कहीं न कहीं आपको लग रहा होगा कि ये तो मिरर इमेज है, और मिरर इमेज है तो ऐसे समझो कि पहली वाली दूसरी वाली से इस तरह से रिलेट कर रही है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है।
तो आपको ये करना है कि तीसरे वाले को चौथे वाले से ऐसा कैसे रिलेट करें कि उसकी या तो मिरर इमेज बन जाए या फिर जस्ट उल्टा हो जाए, है ना? तो आप ये देखो कि यहाँ पर कौन-सी वाली शेप हो सकती है। अगर मैं मिरर इमेज बनाऊँगा, तो मिरर इमेज तो ऐसी बननी चाहिए, इस तरह से और इस तरह से, और इसमें कलर होना चाहिए, और ऐसी कोई भी शेप मुझे नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जस्ट उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पर आप मिरर लगा दो नीचे की साइड में, और नीचे की साइड में मिरर लगाओगे तो ये कैसी शेप देगा? इधर की साइड में ये ऐसे हो जाएगा, है ना? और ये नीचे की साइड को ऐसे हो जाएगा और इसमें कलर हो जाएगा। और ऐसी शेप मुझे कौन-सी दिख रही है? ऑप्शन डी, यानी कि डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर आप इसे ऐसे भी सोच सकते हो कि जो पहली वाली इमेज थी उसको मैंने 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दिया है, तो दूसरी वाली इमेज को भी मैं 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घुमा दूंगा, तब भी मेरा आंसर क्या आएगा? डी ही आएगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 को, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही बताना है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वो आगे के दोनों में कैसा होगा। तो देखो यहाँ पर ये आधा गोला बना हुआ है और ये भी आधा गोला बना है। अगर मैं इसे बीच में से यहाँ से दोनों को फोल्ड करके मिला दूँ, तो ये पूरा एक गोला बन जाएगा। तो इसे भी आप क्या काम करो, यहाँ बीच में से फोल्ड करके मिला दो। तो ये कैसी शेप मुझे दे देगा? इस तरीके की। और इस तरह की शेप मुझे कौन से ऑप्शन में दिख रही है? बी ऑप्शन में, मतलब बी ही इसका करेक्ट आंसर है। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यही देखना है कि पहली दोनों पिक्चर्स में जो भी रिलेशन बन रहा है, वही रिलेशन तीसरी और चौथी पिक्चर में होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये पूरा ब्लैंक था सर्कल, और फिर इसके अंदर कितनी लाइनें आ गई? 1, 2, 3 और 4, 4 लाइनें आ गई। तो आप क्या काम करो, यहाँ पर जो शेप आपको दे रखी है इस तरह की, इसमें भी आप 4 लाइनें बना दो। तो एक लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन और ये चौथी लाइन। और ऐसी पिक्चर मुझे कौन सी दिख रही है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए ही जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, सी और डी को देखो, देखकर इसे कंफ्यूज भी हो सकते हो, बट इसमें ध्यान रखना है कितनी लाइनें खींची गई हैं। तो नंबर ऑफ लाइन के बेस पर आप इसे एलिमिनेट कर सकते हो कि डी और सी नहीं होगा, और बी के अंदर तो 2 ही लाइनें हैं, तो इसलिए ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो होगा वही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए होंगे ए बी सी डी के नाम से, और आपको उन चारों में से 3 में कोई सिमिलैरिटी ढूंढनी पड़ेगी कि 3 जो फिगर हैं वो एक जैसे होंगे, और चौथा वाला जो है वो उन चारों से डिफरेंट होगा, मतलब तीनों से डिफरेंट होगा। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है कि उस विकल्प को चुने जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है। अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो पहली फिगर है, उस पहली फिगर के अंदर ये जो लाइन है, ये वाली और ये वाली जो लाइन है, ये परपेंडिकुलर है ना? मतलब एक तरीके से 90 डिग्री का एंगल है। ऐसे ही देखो इसमें और इसमें ये भी परपेंडिकुलर है, और इस वाली फिगर में और इस वाली फिगर में देखो ये भी परपेंडिकुलर है। लेकिन यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इन दोनों का एंगल अलग हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि भाई इन चारों में से ये वाला डिफरेंट होगा। ऐसा ही है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है कि उस विकल्प को चुनें जो दिए गए दूसरे विकल्पों से भिन्न है। यहाँ पर भी आपको क्या देखना है कि 3 जो फिगर हैं वो सिमिलैरिटी रखते हैं, एक जैसे हैं, किसी ना किसी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन चौथा वाला डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये ट्राइंगल दिया हुआ है, इसलिए 3 सर्कल हैं। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, या 3 वर्टेक्स कह लो, शीर्ष कह लो, है ना? ऐसे ही ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के साथ में 4 सर्कल दिए हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही यहाँ पर देखो ये हेक्सागन है, हेक्सागन का मतलब 6 साइड्स, और 6 साइड्स हैं तो देखो सर्कल भी कितने बने हैं? 6 बने हैं, ठीक। बट पहले वाले फिगर को देखो, पहले वाले फिगर में यहाँ पेंटागन बना है, और पेंटागन का मतलब 5 साइड, तो हमारे पास सर्कल कितने होने चाहिए थे? 5, लेकिन है कितने? 4। इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका डिफरेंट है। इसी के जैसा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपसे ये कहा गया है कि बताइए 3 फिगर सेम है और चौथा वाला डिफरेंट है, तो बताओ कौन सा वाला डिफरेंट है। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मैं वर्टेक्स को देख सकता हूँ पहले, जो हमें पता है कॉर्नर्स हैं। देखो ये बाहर की साइड को है ऐसे, है ना? और ये वाला जो है ये अंदर की साइड को है। ऐसे ही ये वाला बाहर की साइड को है और ये वाला अंदर की साइड को है। अब यहाँ पर दोनों अंदर की साइड को हैं, है ना? लेकिन इस वाले में भी दोनों अंदर की साइड को हैं, तो हमें ये लॉजिक तो काम नहीं कर रहा है। फिर सारे जितने भी हैं ये निशान लगे हुए, इन सबको देखो। देखो ये अंदर की साइड था 1, ये भी अंदर की साइड है 2, ये भी अंदर की साइड है 3, और 2 जो हैं ये वाले और ये वाले ये बाहर की साइड हैं। इसका मतलब 3 जो हैं वो अंदर की तरफ हैं और 2 जो हैं वो बाहर की तरफ हैं। अब इस वाले में देखो 1, 2 और फिर उसके बाद बस 2। 2 जो हैं वो अंदर की तरफ हैं और 3 का मुँह जो है वो बाहर की साइड है, ऐसे करके, क्योंकि बीच वाली फिगर तो सेम है ना हमारी। फिर बी ऑप्शन में देखो, बी ऑप्शन में देखो ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ है ना?
और ये दोनों बाहर की तरफ है, मतलब 3 अंदर की तरफ, 2 बाहर की तरफ। अब इसमें भी देखो, 1, ये यहाँ पर 2 और ये 3, ये तीनों का मुँह अंदर की तरफ है और ये वाला जो है ये बाहर की तरफ, मतलब ये भी 3 2 का है। तो आप ये देखो कि हमने क्या देखा, ये भी 3 2 का है, ये भी 3 2 का है और ये भी, लेकिन ये वाला जो है ये 2 3 का है। इसका मतलब डी वाला जो है ना वो डिफरेंट है। इसमें हमने क्या लॉजिक लगाया है, ये जो एक पिन की शेप दे रखी है ना, ये पिन की शेप जो है इसके अंदर 2 जो हैं वो इन्वर्ट हैं और 2 जो हैं वो सॉरी इन्वर्ट हैं और 3 जो हैं वो आउटवर्ड्स हैं। तो इसलिए हमने इस बेस पर इसमें से एक डिफरेंट सेलेक्ट कर लिया कि डी जो होगा वो डिफरेंट होगा। ऐसे ही है देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे ये कहा गया है कि 4 फिगर हैं इसमें 1 2 3 4 और इन चारों में से डिफरेंट कौन सी है आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर ना, जब ये क्वेश्चन हमारा आता है अल्फ़ाबेट में, जैसे मान लो स्मॉल एच दिया होता, फिर ई दिया होता, फिर एन दिया होता, फिर ए दिया होता और आपसे कहा जाता कि वर्गीकरण में इसको क्लासिफ़ाई करिए, तो फिर हम इसके लेटर के प्लेस के बेस पर इसको डिफरेंट करते हैं ना, ये वाले कुछ लॉजिक लगाते, इससे सोचते। लेकिन क्योंकि हम नॉन वर्बल में हैं तो नॉन वर्बल में हम नंबर ऑफ लाइंस को प्रायोरिटी देंगे। कैसे? देखो, यहाँ पर एक लाइन ये हो गई, ये वाली एक, ये 2 और ये 3, मतलब ये 3 लाइनों से बना फिगर है। ऐसे ही इसको देखो 1 2 3, ये भी 3 लाइनों से मिलकर बना है और 1 2 3 ये भी 3 लाइनों से मिलकर बना है। लेकिन जो पहली वाली फिगर है उसमें देखो 1 2 3 4, जो बी जो मतलब नंबर 2 की फिगर है, जो ई है वो डिफरेंट है क्योंकि उसमें 4 लाइनें लग रही हैं इसे बनाने के लिए। तो हमें पता चल गया कि यही वाला डिफरेंट होगा और ये हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? डी ऑप्शन में। इसका मतलब डी जो है वो करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपसे यही कहा है कि बताइए, क्लासिफाई करिए कौन सा वाला डिफरेंट है इसमें। तो देखो यहाँ इस टाइप की फिगर में क्या लॉजिक हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो एक ट्राइंगल था और नीचे 2 सर्कल बने हैं, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक का इंटू 2 से कर रहे हैं तो 2 आ जा रहा है, ठीक। ऐसे ही इसमें देखो, यहाँ पर 2 सर्कल्स दिए हैं तो 2 की इंटू 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा और 4 हमें यहाँ पर दिख रहे हैं 1 2 3 4। तो हमने देखा इन दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी है। तो इसमें भी देखो, यहाँ पर 3 है, ये 3 की इंटू हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 6 और देखो यहाँ पर ये जो स्टार बने हैं ये 6 ही हैं। तो इसका मतलब ए में, सी में और डी में सिमिलैरिटी है, बट यहाँ पर है क्या? अगर मैं इन्हें कहूँ कि ये 4 है और 4 का इंटू 2 से करेंगे तो 8 आने चाहिए, मतलब 1 2 3 4, ये तो 4 ही हैं। ये तो दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए इसका मतलब 2 का इंटू नहीं हो रहा है, इसका मतलब बी ही जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। कि बाकी 3 में तो ये पैटर्न चल रहा है कि एक फिगर जो है उसका 2 से इंटू करने पर दूसरी फिगर आ जा रही है, लेकिन बी में ऐसा नहीं है, इसलिए बी ही इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए जो सिलेबस में चैप्टर 5 है वो है आपका पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट दी जाती है पेपर की और कहा जाता है कि एक डॉटेड लाइन है जैसे कि यहाँ पर दिखा रखी है, वहाँ से हम उसको फोल्ड कर दे रहे हैं और फोल्ड करने के बाद, फोल्ड मतलब मोड़ देना, और मोड़ने के बाद में ट्रांसपेरेंट शीट को जब हम देखेंगे तो उसमें लाइंस एक के ऊपर एक दिखाई देंगी ना, मतलब मिक्स होते हुई। तो वो कहेगा कि बताइए कौन सी वाली फिगर है जो इससे मैच कर जाएगी, वही आपको यहाँ पर ढूंढना होता है। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक सीट है मेरे पास ये, और इसको मैंने ये बीच में से पकड़कर फोल्ड कर दिया है। अगर इसको हम फोल्ड कर रहे हैं तो ये इधर साइड में भी फोल्ड हो सकती है, ये इधर साइड में भी फोल्ड हो सकती है, दोनों से सेम ही शेप मिलेगी। लेकिन क्योंकि हमें विकल्प में कैसा दिया है हमें वो देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो, एक ए ऑप्शन दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है और एक डी दिया है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते वक्त भी ना आपको मिरर इमेज का ही कॉन्सेप्ट आएगा, उसी के बेस पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, आप ये सोचो कि ये वाली जो लाइन दे रखी है ना डॉटेड, इसमें मैंने यहाँ पर मिरर लगा दिया, ठीक है। या तो मिरर इधर साइड में लगा दो या इधर साइड में, दोनों में से किधर भी लगा सकते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पर मिरर लगाया तो मुझे पता चला कि ये वाली जो लाइन है ये मिरर से उतनी ही दूर होगी जितनी दूर इधर साइड में है। यहाँ पर है ना ये, तो इधर साइड में भी इतनी ही दूर होगी और यहाँ से ये मर्ज होकर ऐसे जा रही है तो इधर साइड में ये ऐसे चली जाएगी। अब आप ये देखो कि इसके जैसी कौन सी शेप आपको दिख रही है। इसके जैसी मुझे देखो लगभग चारों ही शेप दिख रही हैं। तो फिर से हम अंदर वाली लाइन को देखकर कुछ करेंगे। ये वाली जो लाइन है ये इससे यहाँ मिल जाएगी, ये वाली जो लाइन है ये इससे यहाँ मिल जाएगी। तो देखो इस तरह की शेप हमें कौन सी दिख रही है, तो सी तो नहीं है। सी क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो नीचे की साइड से बन रही है, ऊपर की साइड को, है ना, इसलिए इसको हमने हटा दिया। और ये वाली जो डी और बी है ये तो ऐसे मिल ही नहीं रही हैं, इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो देखो इस चैप्टर को करते वक्त भी आपको क्या ध्यान रखना है, मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ये वाली लाइन जो है मिरर से जितनी दूर थी
उतनी ही दूर इसकी इमेज बनेगी। ऐसे ही ये दूर, ये वाला कॉर्नर यहाँ पर है, तो ये दूर ये वाला कॉर्नर हो गया। मतलब मिरर यहाँ पर है और मिरर से जितनी डिस्टेंस इस वाले पॉइंट की है उतनी ही डिस्टेंस इस वाले पॉइंट की होगी। बस यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है और उसके बेस पर आप इस चैप्टर को भी आसानी से सॉल्व कर लोगे। जैसे देखो एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी यही कहा गया है कि एक डिज़ाइन को एक पारदर्शी कागज पर बनाया गया है। ट्रांसपेरेंट पेपर यहाँ पर लिया जाएगा और कहा जाएगा कि प्रश्न चित्र में दिखाई गई विधि के अनुसार कागज को बिंदु रेखा से मोड़ने पर बनी आकृति का सही विकल्प चित्र चुनिए। मतलब ये जो बीच में लाइन आपको डॉटेड दिख रही है ना, इस लाइन से इसको हम फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में देखेंगे किस तरह की शेप आएगी। तो देखो ये जो है इधर से लेफ्ट साइड को फोल्ड हो रखी हैं, तो आप इसे लेफ्ट साइड में फोल्ड अगर करते हो तो कैसा दिखेगा, देखो इस वाले पॉइंट से देखो आप, और ये लाइन ऊपर यहाँ पर मिलेगी ऐसे, है ना, और फिर इधर आएगी ऐसे करके और फिर इधर चली जाएगी। तो आप ये देखो कि हमने पहली लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, थोड़ी नीचे तक आएगी यहाँ तक, है ना, और फिर इस वाले को भी देखो तो ये वाली लाइन इधर जाएगी और इधर जाकर इधर की साइड को ऐसे फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये देखो कि इस तरह की शेप हमें कौन सी दिख रही है। मतलब इस शेप को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ अलग से कि ये लाइन ऐसे थी तो इधर साइड में है, और फिर ये इधर घूमकर ऐसे करके फिर इधर मुड़ गई, है ना, और फिर ये वाली जो शेप थी ये पहले से इधर साइड को थी और ये फिर इधर जाकर ऐसे करके इधर को मुड़ गई। तो इस तरह की शेप देखो हमें बी तो नहीं दिख रही है और डी भी नहीं दिख रही है और सी भी नहीं दिख रही है, तो ए ही जो होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज नहीं बनेगी, आपको अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये लगभग इसके जैसी दिख रही है ना। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट यहाँ होता है कि आप एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करो। जैसे ही आप ऑप्शन एलिमिनेट करना स्टार्ट करोगे तो आपको अपने आप ही वो आंसर मिल जाएगा जो उसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन आप करके देखो, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर देखो आपको कहा गया है कि पारदर्शी कागज है और फिर कहा गया है कि विधि के अनुसार मोड़ दीजिए इसको। कैसे मोड़ना है, ये जो डॉटेड लाइन बीच में दी है, मतलब अब देखो अब जो शेप आपको दी हुई है वो ये है कि यहाँ पर बीच में डॉटेड लाइन है और यहाँ से हम ऊपर की साइड को इसे फोल्ड कर रहे हैं। अब जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं। आप ऐसे ही सोचो कि हमने क्या किया है, यहाँ पर एक मिरर लगा दिया है, शीशा लगा दिया है, ठीक है, और मिरर में दिखने वाली चीज़ें जो पास होगी वो पास बनेगी, जो दूर होगी वो दूर बनेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल यहाँ पर बना हुआ है तो जाहिर सी बात है इस एंड पॉइंट को टच कर रहा है, तो इधर साइड में भी मैं इस सर्कल को ऐसे ही ड्रॉ करूँगा कि ये एंड पॉइंट को टच करे। ठीक है, ये सर्कल हमने इधर की साइड में ड्रॉ कर लिया। अब दूसरी चीज़ देखो, ये जो स्क्वायर है यहाँ पर ऐसे करके टच कर रहा है और इस तरह से जा रहा है, तो इस वाली शेप को मैं ऊपर की साइड भी ऐसे ही करके बनाऊंगा कि ये पूरे बॉर्डर तक नहीं जाएगा लेकिन यहाँ से घूमकर यहाँ तक वापस आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों चीज़ें मैंने उधर बना दी और फिर इसके बाद में ये वाली जो शेप थी यहाँ से हमने इसको फोल्ड किया था और फोल्ड करने के बाद ये जो छोटी वाली शेप है ये यहाँ पर इतनी सी है ना, ये भी पीछे की साइड को ऐसे करके फोल्ड हो जाएगी। तो जो शेप ऊपर वाली बनेगी हमारी वो कैसी शेप दिख रही है हमें, कुछ थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो जो कॉर्नर है वो तो कॉर्नर ऐसे ही रहेगा इस तरह से, और जो सर्कल यहाँ पर छोटा वाला कट कर रहा था ये वाला, इसका ये वाला पार्ट इधर की साइड को कट कर देगा, तो नीचे वाले भाग को हम छोड़ देंगे यहाँ से, है ना, और फिर इधर की साइड में जो है ये एक सर्कल हमारा इधर से ऐसे टच करते हुए बन रहा है और ये वाली जो शेप है इस तरह से इसको कट कर रही है ऐसे करके। ठीक है, अब आप यहाँ से मैच करो कि कौन सी वाली शेप ऐसी है जो हमें बिल्कुल हूबहू इसी के जैसे दिख रही है। तो देखो बी ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दोगे। क्यों एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये यहाँ तक तो जा रही है लेकिन नीचे नहीं मिल रही, इसलिए ये हट गया। ऐसे ही आप देखो कि सी ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट कर दोगे। सी को क्यों एलिमिनेट कर दोगे, ये वाला जो कॉर्नर है ये इस सर्कल को अंदर कट करते हुए जाना चाहिए था बट नहीं जा रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अच्छा डी क्यों एलिमिनेट होगा, डी इसलिए एलिमिनेट होगा क्योंकि ये वाला जो पॉइंट इधर आ रहा है ये एक्चुअल में इधर आना चाहिए था, तो डी भी एलिमिनेट हो गया। तो इस क्वेश्चन का भी जो सही आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन ए। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इमेज बनाएंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे कि मिरर के पास में अगर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींची है इसमें यहाँ पर, तो ये मिरर से इधर साइड में यहाँ पर बनेगी। अगर मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है तो ये मिरर के पास में है तो मिरर के पास में ही बनेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया है तो इधर साइड में ये भी ऐसे ही इधर साइड में उल्टा बन जाएगा। तो हमें यही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर उसकी इमेज बनेगी।
और अगर आपने मिरर का कॉन्सेप्ट सीख लिया है तो देखो चैप्टर 6 जो है उसे भी हम मिरर के कॉन्सेप्ट पर ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, पेपर कटिंग कह लो या पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग कह लो, दोनों सेम बातें हैं। कैसे होता है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ कहा गया है कि एक कागज के टुकड़े को, हमने एक कागज का टुकड़ा लिया जिसे इस तरह से नीचे दिखाया गया है, उस तरह से तय किया गया है, ठीक है, और काटा गया है। मतलब पहले हम पेपर को ले रहे हैं, यहाँ पर ए बी सी डी कुछ फिगर आपको दिए हैं जिस तरह से आपको बनवाया गया है और वहीं से हमें कट करना है। फिर कहा गया है कि सबसे अच्छा विकल्प चुनिए, यह इंगित करने के लिए कि खोले जाने पर यह पेपर कैसा दिखाई देगा। मतलब ये है कि आप पहले पेपर को मोड़ो और मोड़ने के बाद में उसको कट करो और कट करने के बाद में वापस खोल दो। खोलने के बाद में वो जो शेप दिखेगी वो इन चारों में से कौन सी होगी ये आपको बताना है। तो देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है मिरर इमेज का। मैंने आपको बताया था कि मिरर इमेज से इसे भी हम सॉल्व कर लेंगे। हमने देखा कि पहले हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया है, ठीक है, तो ये वाली शेप आई। फिर हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया है तो दूसरी शेप आई। और फिर हमने इसको उल्टा एक बार और फोल्ड कर दिया। तो आप ये देखो कि सबसे लास्ट में कहाँ पर फोल्ड हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग उसको ओपन करते जाओ। जैसे इस वाले पॉइंट को अगर मैं ओपन करूँ तो मान लो मैंने यहाँ पर मिरर लगा दिया। अगर मैंने यहाँ पर मिरर लगा दिया तो लास्ट वाली जो शेप थी वो कुछ इस तरीके की थी और बीच में यहाँ पर हमने शीशा माना है। अगर यहाँ पर मिरर है तो आप एक बात बताओ मुझे, जो चीज़ पास में होगी वो पास बनेगी, जो दूर होगी वो दूर बनेगी। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ ये दो सर्कल्स थे तो जाहिर सी बात है इधर भी दो सर्कल्स ऐसे ही बन जाएंगे। और एक ये नीचे की साइड में सर्कल है तो इधर साइड में भी सर्कल ऐसे ही बन जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर ये तीन शेप तो बना ली। अब इसके बाद में पेपर कैसे खुलेगा, वापस से इधर साइड में। तो जब मैं इस पेपर को पूरा ऐसे करके खोल दूंगा इधर ऐसे, ठीक है, तो आप दूसरी बार में क्या सोचो कि ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन पर हमने मिरर लगा दिया। अब जब इस पर मिरर लगा हुआ होगा तो जाहिर सी बात है ये पीछे की साइड को खुलेगा। जो पास में होगा वो पास में रहेगा, जो दूर रहेगा वो दूर रहेगा। ऐसे ही जो पास में होगा वो पास रहेगा, जो दूर होगा वो दूर रहेगा। और इसके जैसी कौन सी शेप आपको दिख रही है, जल्दी से आप ढूंढ लो। देखो डी तो होगा नहीं, सारी बिखरी हुई इमेज है इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया। अच्छा बी भी नहीं होगा, ये भी सारी बिखरी पड़ी हैं तो ये भी नहीं होगा। मतलब कुछ सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए ना, एक सिमेट्री के फॉर्म में तो होना चाहिए, जो कि हमें नहीं दिख रहा है और सी भी नहीं दिख रहा है। मतलब ए आंसर इसका करेक्ट होगा। लेकिन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी शेप तो इससे मैच ही नहीं कर रही ना। लेकिन हमने इसको मार्क क्यों किया है, क्योंकि हमें पता है कि तीन विकल्प हमने यहाँ से कट किए हैं और हमें आंसर देना ज़रूरी भी है। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वास्तव में ये जो इमेज है ये होनी ऐसे चाहिए थी। जो शेप हमें दी हुई है ये इस तरह से है ना, तो ये ऐसे, ऐसे और ऐसे होनी चाहिए थी, जबकि हमने बनाया इसको अलग तरीके से है। जब हम इसको ऐसा बनाएंगे ना और इधर की साइड में ये ऐसे खुलेगी तो ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा, है ना। और जब हम इसको ऊपर खोलेंगे इस तरह से तो ये दोनों सर्कल्स यहाँ पर आएंगे और ये इधर तिरछा आएगा, और ये दोनों सर्कल्स यहाँ आएंगे और ये तिरछा इधर आएगा। तो ये वाली जो शेप है, अब फिर इसको हम इधर घुमा कर देखेंगे तो पहली वाली शेप से मैच कर जाएगी। तो कुछ इसमें यही हुआ है, थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हुई है, बुक में ही ये गलत प्रिंट है, इस वजह से इसको हमने ऐसे मार्क किया। फिलहाल इसका आंसर हम 1 मार्क करेंगे। एक और क्वेश्चन से इसको समझिए। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है कि कागज के टुकड़े को पहले दी गई फिगर के अकॉर्डिंग हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में लास्ट में उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद में वो कैसा दिखेगा ये आपको बताना है। देखो सबसे पहले हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया, जो हमें पहली वाली डॉटेड लाइन दिख रही है ये वाली, और फिर हमने इसको यहाँ से फोल्ड किया और फिर यहाँ से फोल्ड करने के बाद कट कर दिया। तो आपको करना क्या है, जहाँ लास्ट टाइम हमने फोल्ड किया था ना वहीं पर मिरर लगा दो। तो हम कहेंगे अगर हमने यहाँ पर मिरर लगाया इस तरह से तो ये फोल्ड जो खुलेगा वो कैसे खुलेगा, इधर वाली लाइन तक खुलेगा ऐसे। तो जो पास में होगा सर्कल वो पास में बनेगा और जो दूर होगा सर्कल वो दूर बनेगा। इस तरह से खोल दिया। और इससे पहले हमने कहाँ से फोल्ड किया था, यहाँ से, तो हम यहाँ पर मिरर लगा देंगे। अगर हमने यहाँ पर मिरर लगाया इस तरह से तो जाहिर सी बात है ये दूसरी साइड को खुलेगा। तो आप ये कहो कि जो पास में फिगर होंगी वो पास में बनेंगी और जो दूर फिगर होंगी वो दूर बनेंगी, और इस तरह की शेप आपके सामने आ जाएगी। और इस तरह की शेप हमें कौन सी दिख रही है, देखो ए नहीं दिख रही, क्योंकि आप ये सर्कल्स ही गिन लो कितने सारे कट हैं, है ना। सी भी नहीं दिख रही है, डी भी नहीं दिख रही है, तो बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि आप काउंट भी करोगे तो देखो दो इधर हैं, दो इधर हैं, चार, दो छः और दो आठ और बीच में चार, 12, टोटल 12 सर्कल्स हो गए। और 12 इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बाकी और किसी भी फिगर में नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब बी ही जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए नॉन वर्बल में जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो है फिगर फॉर्मेशन। फिगर फॉर्मेशन में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, देखो एक जगह पर आपको कुछ पिक्चर्स दी होंगी, जैसे कि यहाँ पर दी हैं, एक ये हो गई, दो, ये तीन और ये चार। और फिर आपसे कहा जाएगा कि इन चारों को कंबाइन करके कौन सी शेप बनाई जा सकती है, या फिर ऐसे कहो कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर ये चारों की चारों शेप हमें हुबहू दिख जाए। तो देखो यहाँ पर क्या चीज़ है, आपको क्या करना है, एक एक करके ऑप्शन एलिमिनेट करना है। जैसे पहले वाले में हमने देखा कि एक ट्राइंगल ऐसे करके बना हुआ है और उसके बीच में सर्कल है, तो सर्कल कहीं पर कट तो नहीं हो रहा है, तो इसमें तो सर्कल कट हो रहा है, इसका मतलब बी ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा ऐसे ही इसको देखो, सी ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि ये जो पैरेलल लाइन्स हैं उसके बीच में सर्कल बना हुआ है, जबकि हमें कहाँ चाहिए, हमें ट्राइंगल के अंदर सर्कल चाहिए, तो हमने सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। अब देखो इसके अंदर ट्राइंगल के अंदर सर्कल तो हमें दिख रहा है, लेकिन कोई दूसरी शेप देखो, तो दूसरी शेप के लिए इस वाले पे हम चले गए, तो यहाँ पर देखो हमें इस तरीके की शेप दिख रही है, और इस तरह की शेप अगर मैं यहाँ बनाना भी चाहूँ तब भी मुझे नहीं मिलेगी। इसका मतलब डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चाहें तो इसको चेक कर लो आप, देखो सबसे पहली शेप ये वाली थी, ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल, तो देखो यहाँ पर बना हुआ है, ये रहा ट्राइंगल हमारा और इसके अंदर ये रहा सर्कल, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी शेप हमें चाहिए थी ये वाली, इस तरह के दो ट्राइंगल्स, तो देखो इस तरह के दो ट्राइंगल्स हमें यहाँ कॉर्नर पर दिख रहे हैं, ऐसे करके ये वाला एक ट्राइंगल हो गया और एक ट्राइंगल ये हो गया, दोनों मिल गए। फिर उसके बाद में देखो ये ट्राइंगल और ट्राइंगल के अंदर ये इधर एक ट्राइंगल, तो ये वाली शेप हमें कहाँ दिख रही है, देखो यहाँ पर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये रहा और एक बड़ा वाला ट्राइंगल ये रहा, तो ये भी है हमारे पास। और दूसरी शेप एक ये वाली हो गई, तो ये कहाँ पर दिख रही है, ये सबसे इधर साइड में यहाँ दिख रही है। तो इन चारों शेप्स को मिलाने के बाद में जो हमें फिगर मिल रहा है वो ऑप्शन ए है, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो शेप जिस तरह से दे रखी है ना, इसको ऐसे ही उठाकर इसके अंदर रख के देखना है। मतलब जैसे मान लो ये ट्राइंगल हमारा इस तरीके से था, तो इसका रोटेशन आप मत करना, मतलब इसको घुमाना नहीं है कि इसको घुमाकर ऐसे भी तो रख सकते हैं हम, फिर चेक करें, नहीं। जिस तरह से शेप रखी हैं उसी तरह से उसके ऊपर रख कर देखिए, जो मैच करे वही आपका आंसर होगा। ये चैप्टर आसान सा है, क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना होता है कि कहाँ पर कौन सी इमेज आएगी। इसके बाद देखिए अगला चैप्टर आपका आ जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है। या तो वो आपसे कहेगा कि ट्राइंगल्स काउंट करके बताओ कितने होंगे, या फिर कहा जाएगा कि स्क्वायर काउंट करो या रेक्टेंगल काउंट करो। कई बार आपसे डायगनल्स काउंट करने के लिए कहा जाता है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे आपको तैयार करने हैं। कहाँ से तैयार होंगे, यहाँ पर मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं रखा है, क्योंकि इसके लिए सेपरेट वीडियोज़ मैंने बना रखी हैं। कौन सा वाला चैप्टर है ये, जैसे आपको एक ट्राइंगल दिया जाता है और उसमें ये लाइनें ऐसे करके खींची होती हैं, और फिर कहा जाता है कि बताओ इसके अंदर टोटल कितने ट्राइंगल्स होंगे, या फिर आपसे कहा जाएगा कि भाई ये वाली एक शेप है इस तरह से, और उसमें ये लाइन यहाँ पर है, ये यहाँ लाइन है, ये यहाँ पर यहाँ, बताओ इसके अंदर केवल कितने आयत हैं, ठीक है, केवल आयतों की संख्या इसमें कितनी होगी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी करा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर सारे वीडियोज़ के लिंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए चैप्टर 9 जो है उसका नाम है एम्बेडेड फिगर, यानी कि सन्निहित आकृति। अब देखो इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसमें कहा जाएगा कि प्रश्न चित्र में दिए गए प्रतिमान में कौन सा विकल्प अंतर्निहित है। अंतर्निहित का मतलब ये है कि ये वाली जो फिगर आपको दिख रही है, मतलब कौन सी वाली, ऐसे करके ऐसे है, फिर ऐसे, ये और ये ऐसे, ये वाली जो फिगर आपको बनी हुई दिख रही है, इन चारों पिक्चर्स में से किसी एक में छिपी हुई है। तो उस छिपी हुई फिगर को आपको ढूंढना है और बताना है कि इस वाले फिगर के अंदर वो इमेज छिपी हुई है। तो देखो इसके लिए ना कोई स्पेशल ट्रिक नहीं होती है, ये आपकी विजुअल पावर के ऊपर ही है कि आप कितनी जल्दी कितने ध्यान से किसी फिगर को देख रहे हैं और उसके अंदर उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये जो फिगर आपको दिख रही है ये आपको कहाँ पर मिलेगी, इस वाले फिगर में देखो, बी में यहाँ से ये लाइन ऐसे है, फिर ये है और फिर इधर लाइन ऐसे। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना। ये यहाँ पर ऐसे, फिर ये यहाँ पर ऐसे, फिर ऊपर गई ये लाइन और इधर साइड में सॉरी ऐसे जाएगी और ऐसे वापस से जाएगी। तो ये वाली जो फिगर है हमें पूरी की पूरी फिगर इसके अंदर दिख रही है, इसके अंदर दिख रही है, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या इसके लिए कोई ट्रिक होती है, तो नहीं होती है। क्यों, क्योंकि देखो आपको ध्यान से ही देखना पड़ेगा। अगर मैं डी में देखूंगा तो यहाँ पर ये देखो इतनी शेप दिख रही है, जबकि मुझे ये भी तो चाहिए था एंगल, है ना, तो इसलिए ये वाली नहीं है। फिर इसके बाद इसमें देखो, इसमें
ये यहाँ पर इसको रोटेट नहीं करना होता है। अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ से यहाँ चली, ये इधर आई, इधर ऐसे ऐसे, फिर देखो यहाँ के बाद खो गई फिगर, खो गई, इसलिए हम सी को भी एलिमिनेट कर देंगे कि सी भी नहीं है। ऐसे ही ए में देखो, ए में अगर आप ढूंढने की कोशिश करते हो तो देखो इधर से इधर ये ऐसे 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 ऐसे, इसने 3 राउंड ले लिए, 3 राउंड ले लिए, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो ये सारी की सारी डिपेंड करती है कि आप कितने ध्यान से किसी चीज़ को देखते हैं, और वो फिगर आपको मिल जाएगी, बस आपको वही बताना होता है। अगले क्वेश्चन में ट्राई करके देखो कि क्या आप उसे ढूंढ पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, 2 में भी आपसे यही कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर चित्र जो है अंतःस्थापित है। मतलब कहने का ये है कि ये जो पहली वाली फिगर दी हुई है, यहाँ पर बताइए कि इस फिगर के अंदर इन चारों में से कौन सी फिगर दिख जाएगी हमें या फिर छिपी हुई है। तो आप देखो यहाँ पर भी आपको वही काम करना होता है, पहले देखना होता है ध्यान से कि कौन सी फिगर इसके अंदर आ सकती है और फिर उसी को मार्क करना होता है। जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये वाला ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल को तो हम ढूंढ सकते हैं कि यहाँ पर ट्राइंगल बन रहा है, लेकिन क्या उसके बीच की लाइन हमें दिखेगी जो कि ये वाली लाइन है? नहीं, इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं है। फिर सेकंड को देखो, सेकंड को भी ढूंढने की कोशिश की जा सकती है कि ऐसे करके ऐसे इधर, तो मैं इसे यहाँ से बना सकता हूँ कि यहाँ से ये ऐसे घूमेगा, फिर इधर आ जाएगा इस तरह से, फिर इसको हम ऊपर भेज देंगे यहाँ, और फिर ये इधर आ जाएगा इस तरह की, है ना। तो देखो ये वाली शेप इसके अंदर हो तो सकती है, बट चलो एक और ऑप्शन देख लेते हैं। अगर मैं सी वाले ऑप्शन को देखूं तो सी वाले में देखो कौन सी वाली शेप दिखेगी, ये यहाँ से ऐसे आ जाएगी इधर इतनी, और फिर ऊपर ये वाली, और फिर इधर साइड में ये वाली। तो देखो ये एग्जैक्ट यहाँ मैच कर रही है पूरी पूरी तरह, है ना। तो ये भी संभव है। और इस वाले को देखें तो ये कहीं से कहीं तक संभव नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल बनने के बाद में ये वाली जो तिरछी लाइन है ये हमें नहीं मिलेगी, इसका मतलब डी भी एलिमिनेट कर लिया। तो अब आप ये देखो कि बी और सी में से कौन सा वाला आंसर सही होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि आप सी वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दो। सी वाले को क्यों प्रेफरेंस दे रहे हैं हम? क्योंकि देखो सिंपल सी शेप है, ये छोटी सी शेप है, यहाँ पर हमें दिख रही है एग्जैक्ट, है ना। जो मैंने काली वाली डार्क की थी, ये अब येलो की है, इसको मैं रेड कर देता हूँ, है ना। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऐसे, और ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। तो आप देखो ये पूरी की पूरी शेप इसमें दिख रही है। अच्छा, ये वाली क्यों नहीं होगी? ये वाली इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ का जो गैप है वो ज़्यादा हो सकता है, यहाँ बिल्कुल मिडिल से चल रही है, और ये लाइन हमने आधी कंसीडर की है, जबकि ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की है, इसलिए मैं बी को हटा दूंगा। अगर ये लाइन ऊपर तक होती ऐसे करके, तब हम इसको मानते और ये वाली इसके ठीक सामने होती, है ना। फिलहाल ये नहीं होगी, इसलिए सी आंसर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि ये वाली जो शेप है इन चारों में से किस में होगी। तो आप ये देखो कि सी में तो नहीं होगी, सी तो हमें ये ही ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ऐसे ही देखो ए में भी नहीं होगी, ए में भी क्या है, सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल ही बने हुए हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये वाली शेप है किस में आखिरकार? तो डी ऑप्शन में है, और डी ऑप्शन में कहाँ है, देखो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ। ये वाली शेप यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बना रही है, एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है। और फिर एक कॉर्नर पर कलर किया हुआ है जो कि ये वाला है। आप देखो यही वाली शेप हमारी जो क्वेश्चन में है वो दी हुई है, तो इसका मतलब डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। देखो ये विवादित क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जहाँ पर आप कन्फ्यूज़न में भी रहेंगे, है ना। फिलहाल क्या है, जितना अच्छा आप देख पाएंगे उतनी जल्दी आंसर दे पाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये वाली फिगर आपको दी हुई है, देखिए ढूंढिए कौन से वाले उसमें है। कई बार ये एकदम से दिख जाती है, देखो जैसे बी ऑप्शन को अगर आप देखोगे ना, तो आपको तुरंत ये शेप दिख जाएगी इस तरह से, है ना। तो कोशिश करें, ये अच्छी बात होगी कि आपके पेपर में जो है वो सिंपल सी फिगर आ जाए। अगर आ जाएगी तो आपका लक है ना। फिलहाल इसका जो आंसर है वो क्या है, बी ऑप्शन। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें भी यही कहा गया है कि ये जो फिगर आपको दी है, बताइए इन चारों में से किस में छिपी हुई है। तो इसमें कहाँ पर छिपी हुई है, ये देखो। पहले हमें एक स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर हमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ठीक। बाकी चारों में भी है, लेकिन ये वाला थोड़ा सा मैच कर रहा है इसलिए मैंने इसको लिया। यहाँ पर देखो एक ये चीज़ मैच कर रही है ना। तो बीच में यहाँ पर ये मैच कर रहा है इस तरह से, और फिर उसके अंदर एक और स्क्वायर बना हुआ है, तो एक और स्क्वायर हमने यहाँ पर बना दिया, तो पूरी की पूरी शेप मुझे बी ऑप्शन में दिख गई ना। इसका मतलब बी ही इसका आंसर है। अच्छा, डी को क्यों एलिमिनेट करेंगे? डी को इसलिए एलिमिनेट किया क्योंकि जो अंदर वाला स्क्वायर है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, अगर ये यहाँ पर होता तब कंप्लीट होता, है ना, इसलिए हट गया ये।
अच्छा, सी को हम क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? सी को हम इसलिए एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पर ये इस तरह का ट्राइंगल बनना है, ऐसा हमारे फिगर में कहीं पर भी नहीं है। और ए ऑप्शन क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो ये वाली लाइन कंप्लीट नहीं है ना? इसलिए हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप उसे जल्दी देख पाएंगे तो जल्दी आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको एम्बेडेड फिगर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक आकृति आपको ढूंढनी होती है जो छिपी हुई होती है, और फिर उसी को मार्क करना होता है, और इसके लिए कोई विशेष ट्रिक नहीं है, कहीं से कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपकी विजुअल पावर ही काम आएगी। आपको ध्यान से देखना है फिगर को और वो वाली शेप ढूंढ लेनी है। इसके बाद है चैप्टर 10 जो कि है कंप्लीशन ऑफ फिगर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि प्रश्न चित्र में दिए गए पैटर्न को कौन सा विकल्प चित्र पूरा करेगा। तो देखो यहाँ पर भी क्या चीज़ होती है, यहाँ पर एक बड़ा सा स्क्वायर आपको दिया हुआ है और उस स्क्वायर के 4 हिस्से बनाए गए हैं, और उन 4 हिस्सों में से 3 फिगर तो आपको दी जाएंगी, चौथी फिगर आपसे पूछी जाएगी। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है। दो तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है। एक तो पैटर्न वाला है, और पैटर्न के साथ साथ एक होगा जो मिरर इमेज से सॉल्व हो जाएगा। और अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो समझ लेते हैं कि सारे क्वेश्चन मिरर इमेज से सॉल्व हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। जैसे देखो इसी वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर अगर मैं इस फिगर को पूरा करना चाहूँ तो ये वाली लाइन जो है पूरी यहाँ मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ ये देखो कि ये जो काला भाग हो रखा है ये एक बॉक्स छोड़कर हो रखा है, मतलब ये सर्कल भी पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। ठीक है, तभी तो पूरा सर्कल कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, अब जो कलर हो रखा है वो एक बॉक्स छोड़कर कलर हो रखा है, इसका मतलब ये है कि अगला जो कलर होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, और यहाँ पर कलर होगा तभी यहाँ पर एक डॉट लग पाएगा, तो ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो पाएगा। तो इस तरह का पैटर्न आपको किस में दिख रहा है वो चेक करो। तो बी ऑप्शन जो होगा ना वो मुझे इसके जैसा लग रहा है, तो बी हम मार्क करेंगे कि बी वाले में ऐसा कुछ दिख रहा है। अच्छा, मिस्टेक कहाँ होती है? मिस्टेक कई सारे बच्चे इस तरह से करेंगे कि ये जो सर्कल कंप्लीट हुआ है दोनों के दोनों ऐसे करके, तो हम क्या ध्यान देते हैं कि यहाँ पर ये कुछ इस तरह की शेप दिख रही होगी, है ना? अब बच्चे ये करते हैं कि मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। मैं मानता हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस में लगता है, लेकिन इसमें नहीं लग रहा है। देखो, उन्होंने कहा कि इधर साइड में हम मिरर लगा देते हैं ऐसे, तो मिरर अगर यहाँ पर लगेगा तो ये वाला बॉक्स काला था ना। अगर ये वाला बॉक्स काला है तो जाहिर सी बात है मिरर के जस्ट पास वाला बॉक्स भी काला होगा, तो इसका मतलब ये वाला बॉक्स भी काला करेंगे हम। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये डॉट यहाँ पर लगा है तो इधर डॉट लगेगा। सही है, तभी ऊपर डॉट की इमेज बन जाएगी। लेकिन डॉट की इमेज यहाँ तक तो बन गई, अब फिगर जो हमारा बन के आया वो फिगर हमारा इतना रह गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो ये जो शेप है वो कुछ इस तरीके की दिख रही है ऐसे करके। ठीक है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, और इसे तो हमने कलर कर दिया, और ये वाला जो पार्ट है ये डॉटेड ऐसे ही रह गया। तो ऐसा जो विकल्प है ना, मुझे सी विकल्प दिख रहा है, लेकिन सी इसका गलत आंसर है। तो ये ध्यान रखना कि ये सभी में नहीं लगेगा। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट लगेगा बेशक, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस मिरर के इमेज के बेस पर ही करके दिखाऊंगा, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होगा। यहाँ पर पैटर्न की बात हो रही है तो पैटर्न भी हमें फॉलो करना पड़ता है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, तो सेकंड में हम मिरर इमेज की हेल्प से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर भी वही चीज़ दी है कि एक कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति के अनुसार काटा गया है और जिसका एक हिस्सा गायब है। तो जवाब में दी गई आकृतियों में से आप बताइए कि कौन सा वाला हिस्सा गायब है। अब यहाँ पर ये सोचो कि अगर मैं इधर साइड में यहाँ मिरर लगा दूँ, है ना, और एक मिरर यहाँ पर भी लगा दूँ, तो देखो ये मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट पर ही सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो, पहली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक खींचेगी ये वाली, और दूसरी लाइन खींचेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले कॉर्नर पॉइंट तक, ये हो गया। ठीक है, तीसरी चीज़ हम बनाएंगे यहाँ पर ये स्क्वायर कंप्लीट करके ऐसे, और चौथी चीज़ यहाँ पर हम कंप्लीट करके बनाएंगे इसको ऐसे। ठीक, ये हमने मिरर इमेज कंप्लीट की है, और ये वाला जो सर्कल है ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो आप ये देखो कि इस तरह की इमेज हमें कौन सी वाली दिख रही है। तो डी ऑप्शन जो है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये इस तरीके की इमेज है। ठीक है, एक कॉर्नर से यहाँ पर मिला हुआ है ये, और फिर कॉर्नर से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक, इस वाले पॉइंट से यहाँ ऐसे, और इस वाले पॉइंट से यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये दो चीज़ें हो गई, और फिर यहाँ पर एक सर्कल है, और ये कौन सी फिगर है? डी, तो डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को हमने मिरर इमेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व किया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो उसमें भी यही कहा गया है कि एक कागज के टुकड़े को नीचे दी गई आकृति के अनुसार काटा गया है।
जिसका एक हिस्सा गायब है और आपको बताना है कि कौन सा वाला हिस्सा गायब है। तो आप ये देखो कि ये वाली जो पूरी फिगर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसमें हमें 4 हिस्से दिख रहे हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही दिखते हैं जिसमें 4 हिस्से बने हुए होते हैं। अब आप ये देखो कि यहाँ पर मैं क्या इसे मिरर इमेज की हेल्प से सॉल्व कर पाऊँगा? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं मिरर ड्रॉ कर देता हूँ, तो एक शेप इधर साइड में ऐसे बन रही है, तो ये नीचे ऐसे ही बन जाएगी। और ये वाला ट्रायंगल ऐसे करके और ये वाला ऐसे, ये क्रॉस बन रहा है, तो यहाँ पर भी एक क्रॉस बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है? तो आप ये देखो कि सेम फिगर इधर साइड में भी बन जाएगी इस तरह से, और ऐसी ही फिगर सेम ऊपर भी बनेगी इस तरह से। तो हम ये बोलेंगे कि भाई ये तो हमारा फिगर हो गया कंप्लीट। इसका मतलब जो आंसर हमारा आना था वो ये वाला हिस्सा आना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है? इतना, अगर इतना हिस्सा हमारा आंसर आना था, तो देखो ऐसी कौन सी शेप है जो इससे मैच कर रही है? तो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, तो सी ही हम मार्क करेंगे। बाकी का ये क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि ये लाइन यहाँ नहीं मिल रही। ये क्यों एलिमिनेट हो गया? ये लाइन यहाँ पर नहीं मिल रही। और ये क्यों एलिमिनेट हो गया? क्योंकि ये बनेगा ही नहीं। इसका मतलब सी विकल्प जो है वो ही इसका सही आंसर है। एक और चैप्टर है आपके सामने जो कि चैप्टर 11 है। इसमें कहा जाता है कि फिगर मैट्रिक्स के क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आते किस तरह के क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर रखा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक मैट्रिक्स आपको दिया जाएगा जिसके अंदर कितने 4 भी बॉक्स हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 9 बॉक्स भी हो सकते हैं। कितने भी बॉक्स बनाकर आपको दे दिए जाएंगे। आपको यहाँ पर पैटर्न को ऑब्जर्व करना होगा। पैटर्न कैसे होंगे? या तो वो रो में पैटर्न लगेंगे पंक्ति के थ्रू, या फिर कॉलम में पैटर्न लगेंगे स्तंभों के थ्रू। तो यहाँ से आपको पैटर्न ढूंढना है, और पैटर्न ढूंढने के बाद में एक जगह ऐसी खाली होगी जहाँ पर क्वेश्चन मार्क साइन लगा होगा, और उसके 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। आपसे कहा जाएगा कि बताइए कौन सा वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, जैसे मान लो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे तो आप इसमें रो में ऑपरेट कर सकते हैं कि रो के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या लॉजिक है, या फिर आप इसे कॉलम में चेक करो कि कॉलम में किस तरह के लॉजिक हैं। तो देखो यहाँ जो लॉजिक लगा हुआ है, ज़्यादातर इसमें क्या होता है, या तो नंबर ऑफ लाइंस बढ़ रही होती हैं, या नंबर ऑफ लाइंस घट रही होती हैं, या फिर कोई रोटेशन का केस होता है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में रोटेशन के बेस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर जो पहली वाली लाइन दी हुई है हमें, यहाँ पर इस तरह से है, ये वाली जो लाइन है ना। अब इस वाली लाइन को अगर मैं इस कॉलम में देखूँ, तो कॉलम में देखने के बाद अब ये कैसे हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर टोटल हुआ क्या है, कोई लाइन ऐसे थी और अब वो लाइन कैसे हो गई है, इस तरह से हो गई है, ऐसे करके। तो हम ये कहेंगे कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गई है। अगर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा है, तो फिर से देखो इससे अगली शेप जो है वो इस तरह से दे रखी है, तो इसका मतलब अब ये यहाँ से इधर फिर से 90 डिग्री घूम गई। तो इसका मतलब ये है कि कॉलम में हमने ऑपरेट किया 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसको घुमाने का, ठीक है? तो आप देखो कि जो लास्ट वाली शेप है उसको भी हम 90 डिग्री घुमाएं। तो सबसे पहले देखो ये यहाँ पर ऐसे थी, है ना? और फिर इसको जब 90 डिग्री घुमाया गया तो ये ऐसे हो गया, ठीक? अब इसको हम 90 डिग्री और घुमा देंगे। तो आप ये देखो कि शेप अगर ऐसे है और इसको मैं 90 डिग्री और घुमा दूँ इधर साइड में, तो अब ये शेप कैसी बन जाएगी, इस तरह से। और इस तरह की शेप आपको कौन सी दिख रही है? देखो ऑप्शन ए एलिमिनेट हो गया, बी एलिमिनेट हो गया और सी भी एलिमिनेट हो गया, सॉरी डी। इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। क्योंकि आपको छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। लाइन के पास जैसे बड़ी वाली लाइन के साइड में ये सर्कल्स बने हुए हैं, है ना? और छोटी वाली लाइन की साइड फ्री है, तो यहाँ पर भी छोटी लाइन की साइड फ्री होगी। तो इसमें भी देखो जैसे छोटी लाइन के साइड में सर्कल्स बने हैं, इसलिए हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पर सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे देखो इसका एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कि इसका क्या आंसर होगा। इसमें भी आपको 4 विकल्प दिए हैं और आपको बताना है कि मैट्रिक्स को पूरा करने के लिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर पंक्ति ऑपरेट हो रही है। मैंने आपको बताया था ना, कहीं कॉलम ऑपरेट होंगे, कहीं पर पंक्ति ऑपरेट होंगी। तो पंक्ति में क्या ऑपरेट हो रहा है? देखो पहले वाले में ट्राइंगल था और लास्ट वाले में लाइन थी, और इन दोनों को कंबाइन करके मिडल वाली पिक्चर हमने बना ली। क्या किया? उस लाइन को उठाकर ट्राइंगल के ऊपर रख दिया। ऐसे ही देखो सेकंड वाली रो में देखो, सेकंड वाले रो में यहाँ पर एक स्क्वायर था जिसके अंदर ऑलरेडी एक लाइन थी, ये वाली। और फिर थर्ड वाली पिक्चर में हमें प्लस का साइन था, तो प्लस साइन जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो हमें मिडिल वाली पिक्चर मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट वाली और लास्ट वाली इमेज को ऑपरेट करके मिडिल वाली इमेज बन रही है। अब देखो यहाँ पर ये पहले से इमेज हमारे पास है इतनी, ठीक है? और लास्ट वाले में क्या ऐसा होगा जिसकी वजह से ये जुड़ जाए? तो हम कहेंगे अगर सिर्फ क्रॉस साइन यहाँ पर लगा दिया जाए,
तो ये इमेज मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो लास्ट वाला है उसमें सिर्फ क्रॉस साइन चाहिए और क्रॉस साइन मुझे सिर्फ डी में दिख रहा है, तो डी ही इसका आंसर होगा। कई लोग इसमें मिस्टेक भी करेंगे इस वाली लाइन के उसमें, बट आप जरा देखो कि पहली वाली शेप में ऑलरेडी ये वाली लाइन दे रखी है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। तो ध्यान से देखना है और क्वेश्चन का आंसर देना है। इसी तरह के मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, जहां पर आपको क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ भी हो सकता है, बीच में भी कहीं हो सकता है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। ये आपने देखा होगा जब हम नंबर्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इस तरह से एक मैट्रिक्स हमें मिलता भी है जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं 4 5 6 7 8 9 और फिर एक क्वेश्चन मार्क होता है। ये उसी पैटर्न पर बना हुआ है लेकिन पिक्चर्स के बेस पर है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इसमें लगभग सेम सेम लॉजिक लगते हैं। और सिलेबस का जो सबसे लास्ट चैप्टर है उसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर फिगर्स, मतलब एक जैसी पिक्चर्स के ग्रुप्स बनाना। ये भी चैप्टर आसान होता है, दो तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक टाइप का क्वेश्चन ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये उत्तराखंड के ही किसी एग्जाम में पूछा गया है। और एक क्वेश्चन और है जहाँ पर एक स्क्वायर आपके पास बन के आता है और उसमें कुछ पिक्चर्स होती हैं, जो कि इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। फिलहाल इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना होता है वो ध्यान से सुनो। यहाँ पर आप ये देखो कि ये टोटल 9 पिक्चर्स दे रखी हैं, तो इन 9 पिक्चर्स में से कोई सी भी 3 पिक्चर्स ऐसी सेलेक्ट करो जिसमें आपको लगे कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। जैसे देखो, ये डबल फिगर में बना है, ये भी डबल में बना है, ये भी डबल में बना है, ये भी डबल में है, ये भी डबल में है और ये भी डबल में है। मतलब हमने 6 पिक्चर्स अलग कर दी। तो हमें ये पता चल रहा है कि 1 नंबर, 5 नंबर और 8 नंबर, इन तीनों में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है क्योंकि ये सिंगल फिगर है। अगर ये सिंगल फिगर है तो आप देखो यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस लिखे हैं ना, वो 3-3 के ग्रुप्स में लिखे हैं। और अगर 3-3 के ग्रुप्स में लिखे हैं तो आप वो वाला ग्रुप ढूंढो जिसके अंदर 1, 5 और 8 साथ में हो। तो आप देख रहे हो कि ए ऑप्शन में ही 1, 5 और 8 साथ में है, तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा। आप सारे के सारे फिगर्स को ग्रुप मत बनाओ, सिर्फ और सिर्फ उसको देखो जो हमारे पास है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कई बार 158 का कोई दूसरा ऑप्शन भी होता जिसके अंदर मान लो सपोज यहाँ पर 158 होता, तो हमें फिर बाकी के दो ऑप्शन एलिमिनेट करके उन दोनों में से देखना होता कि नया क्या होगा। मतलब एक ग्रुप आप बना लो और दूसरे ग्रुप को सिर्फ तभी ट्राई करो जब आपको एक ग्रुप के दो ऑप्शंस दिख रहे हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखो, तो सेकंड में भी आपसे यही कहा गया है कि प्रत्येक के लिए केवल एक बार उपयोग करके 3-3 के समूह बनाओ। देखो ये है इसके दूसरे टाइप का क्वेश्चन। वो जो पिक्चर्स थी वो सीधे सीधे लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक मैट्रिक्स आपको बनाकर दिया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही पिक्चर्स हैं। और इन 9 पिक्चर्स में 3-3 के ग्रुप बने हुए हैं। देखो 3-3 के ग्रुप में यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं। तो ये भी क्वेश्चन सेम वही है, बस आपको सिर्फ कैसे दिया है कि पिक्चर्स को एक बॉक्स में रख दिया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 ऐसी पिक्चर सेलेक्ट करो जो आपको लगती हैं कि ये एक जैसा ग्रुप बना रही हैं। जैसे हमने ये कहा कि भाई नंबर 4 को देख लेते हैं, हम नंबर 3 को देख लेते हैं और एक देख लेते हैं नंबर 8 को। इन तीनों के अंदर ये क्रॉस साइन बनना है। देखो इसमें भी बनना है, यहाँ पर ऐसे क्रॉस साइन, इसमें भी बनना है क्रॉस साइन और इसमें भी बनना है ये क्रॉस साइन। तो इसका मतलब ये है कि 3, 4 और 8 में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी तो है। तो आप वो वाले ऑप्शंस ढूंढो जिसमें 3, 4, 8 एक साथ हों। तो देखो मुझे यहाँ पर कौन सा विकल्प दिख रहा है, सिर्फ एक, डी। यहाँ पर ये हमें दिख गया, इसका मतलब डी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्या काम करना है, एक ग्रुप बनाना है और फिर चेक करना है। अब ऐसा भी संभव है कि 3, 4, 8 का कोई और ग्रुप भी होता। तो देखो आप यहाँ पर देखो 2, 6, 7 है ना, मतलब ये 2 वाला और ये 6 वाला और ये 7 वाला, ये तीनों के तीनों पॉलीगन है। ये 3 साइड वाला पॉलीगन, ये 4 साइड वाला पॉलीगन, ये 5 साइड वाला पॉलीगन, तो ये भी सिमिलर है। इसका मतलब हम इसे 2, 6, 7 के बेस पर भी अलग कर सकते थे। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। आई होप आपको नॉन वर्बल रीजनिंग के सभी चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी टॉपिक में आपका कोई डाउट रह गया है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी टाइप के एक दो और क्वेश्चंस लेकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी इन टॉपिक्स को इग्नोर नहीं करना है, ये सारे के सारे टॉपिक्स तैयार करने हैं क्योंकि रीजनिंग का ये भी एक हिस्सा है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।